चलो, तो अभी हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर को क्विकली 1 घंटे के अंदर करेंगे, ठीक है। बाकी जो तुम लोग को दिक्कत लगेगा उसको हम लोग और आगे देख लेंगे। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे रेस्पिरेशन में आपको 2-3 बात क्या याद रखना है। जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने बताया था ये एक फिजिको केमिकल है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ से एक लाइन वाला ये बात को आपको बस याद रखना है। और इनसे जो एनर्जी बनता है उन एनर्जी का यूज होता है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग एटसेट्रा एक्टिविटीज में। तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये चीज आपको बस छोटा सा याद रखना है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दैट इज रेस्पायर्ड, मतलब दैट इज रेस्पायर्ड इज फोटोसिंथेसिस। कल ही हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस से हमें अल्टीमेटली खाना मिलता है और उन्हीं खाना को हम तोड़ करके एनर्जी बनाते हैं। चलो, अब जो भी कंपाउंड का यूज होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उनको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या हो सकते हैं प्रोटीन्स, और क्या हो सकते हैं फैट, और कुछ हो सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ से आपसे पूछता क्या नहीं हो सकता है, तो वाटर हो सकता है या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या वाइटामिन्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कोई मिनरल्स या कोई आयंस हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकते। ये चीज आपको याद रखना है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये वाटर, विटामिन, मिनरल्स ये सब नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी होता है वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट मतलब स्टोर होता है, और इसीलिए एटीपी को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट। अब ये वाला पॉइंट अक्सर हम लोग स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन एक बार जरूर देख लेना है। जैसे कि हम लोग बात करें तो ब्रीदिंग इन प्लांट में प्लांट के हर एक ऑर्गन अपना ब्रीदिंग का ध्यान खुद रख लेते हैं। जैसे लीफ में स्टोमेटा है, स्टेम्स में लेंटिसल्स होते हैं, रूट अपने रेस्पिरेशन खुद से कर लेते हैं। तो यानी प्लांट के पास हर एक तरह का खुद के जितने भी ऑर्गन्स है सबके पास अपना खुद का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, सिंपली एक ही सिस्टम होता है, वही कंट्रोल करता है। यानी फॉर रेस्पिरेशन के लिए प्लांट के पास में कुछ लीफ में स्टोमेटा होते हैं और लेंटिसल्स स्टेम में आपको पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको अक्सर याद रखना है। ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ देयर ओन गैसियस एक्सचेंज। जबकि एनिमल का हर एक पार्ट डिपेंडेंट है, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट डिपेंडेंट है लंग्स पे, लेकिन प्लांट में क्या है, हर पार्ट खुद स्वतः अपना देखभाल कर लेता है। गैसियस एक्सचेंज में काफ़ी स्लो होता है, ये चीज़ आपको याद रखना। ये हम अक्सर भूल जाते हैं, या ये आपको लाइन स्टेटमेंट में अगर दे दे तो आपको उल्टा लग सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे इनमें गैसियस एक्सचेंज स्लो होता है। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, इनमें सिंपली स्टेम्स में लेंटिसल्स पाए जाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। जबकि लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको ये वाला इक्वेशन याद रख लेना, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से भी गलती कराया जा सकता है। अगर एनर्जी के टर्म में बोलते तो याद है कितना कैलोरी होता है, 686 किलो कैलोरी के आसपास होता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है इन एनर्जीज का। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज तोड़े जा रहे हैं, यानी कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, ये एक लाइन याद रख लेंगे। डेफिनेशन हमने आपको बताया, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी एरोब बोल दे तो यानी मतलब वो 100% क्या है, एरोबिक है। फैकल्टेटिव एरोब लिखा रहे, इसका मतलब क्या है, जिस भी वर्ड के पहले फैकल्टेटिव लगा रहता है उसका मतलब क्या है, वो उसका सेकंड ऑप्शन है। जैसे अगर आपको बोला जाए फैकल्टेटिव एरोब, इसका मतलब क्या है, इसका मेन मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक, ठीक है। और सेकंड मोड क्या है, एरोबिक होता है। ये चीज आपको याद रखना है बस। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट है कि अब हम पढ़ते हैं जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है। तो अब कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारे 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में तोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन से आपको याद रखना, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। और ये किसके थ्रू होता है, ईएमपी पाथवे। एक बार साइंटिस्ट का नाम भी पूछा गया है, ईएमपी का मतलब क्या है, ई फॉर एम्बेडेन है, ई फॉर एम्बेडेन, एम फॉर मेयरहॉफ एंड पी फॉर पेरेनास। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड
पैरानास। इसमें क्या होता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, और इसका साइट क्या है, साइटोप्लाज्म। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में क्या चीज एक कंपलसरी रूप से पाया जाएगा, वो है आपका ग्लाइकोलिसिस। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग सेल्स हैं सब में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, उसमें कॉमन क्या होने वाला है, ग्लाइकोलिसिस। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ साइंटिस्ट का नाम है एम्बडेन मेयरहॉफ पैरानास। तो आपसे हो सकता है कि पूरा नाम भी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी गुस्ताव मेयरहॉफ लिख दे, ओटो एम्बडेन लिख दे, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी वाला कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में ही एक बात कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस के लिए अगर आपसे पूछे सबस्ट्रेट कौन हो सकते हैं, चलो जल्दी तुम लोग भी बताना, सबस्ट्रेट कौन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्या होगा आंसर, सिर्फ ग्लूकोज होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये सब सबस्ट्रेट की तरह काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ईएमपी पाथवे में। चलो अब यहाँ से आपसे सवाल में पूछता है होता क्या है इस पूरे पाथवे में, तो आओ हम आपको सिंपली याद रखवाते हैं इसमें क्या क्या याद रखना। देखो हमारे पास में ये कुल मिलाकर के कितना स्टेप का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कितने स्टेप का होता है, 10 स्टेप का प्रोसेस है। पहले बात तो आपको ये याद रखना है, जिनमें से कितने स्टेप इरिवर्सिबल है, 3 स्टेप कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल कौन कौन सा, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप इरिवर्सिबल है, बाकी रिमेनिंग 7 कौन सा हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड में एटीपी यूज होता है, एटीपी क्या होगा, कंज्यूम होगा, जबकि 10th में 2 एटीपी बन जाता है, 6th स्टेप में 2 NADH भी बन जाता है, और यहाँ पे 7th में 2 ATP भी बन जाता है। यानी हमने यूज किया 2 ATP, बना दिया 4 ATP, तो हमारे पास में ग्लाइकोलिसिस के दौरान नेट गेन कितने ATP का हुआ, नेट गेन की अगर हम बात करें तो नेट गेन 2 ATP प्लस साथ साथ में क्या हो गया, 2 NADH2, ठीक है। अब इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है, ये 10 का 10 आप याद रखेंगे, आपके टेस्ट में भी सवाल दिया गया है, कोई भी स्टेप आपको पूछेगा। बेसिकली सबसे ज्यादा पूछता है एटीपी यूज कहाँ पे हो रहा है, देखो फर्स्ट पे थर्ड पे एटीपी यूज हो रहा है, फिर आपको पूछेगा नेक्स्ट स्टेप में कि मुझे बताओ NADH2 कहाँ पे बन रहा है, कौन से स्टेज में, तो जहाँ पे ग्लिसरिक एसिड दिख जाए आप वहाँ पे आंसर मारेंगे। एकदम पूरा स्टेप याद नहीं रखना है, अगर याद रखो तो अच्छी बात है, ना तो याद रखना पहले तीसरे में यूज हो रहा है और 10वें में बन रहा है, साथ में 7वें में भी बन रहा है, और जहाँ पे भी ग्लिसरिक एसिड दिख जाए, ग्लिसरिक एसिड और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वहाँ पे NADH2 बन रहा है, और इसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यानी आपको याद क्या रखना है, सिंपल सा बात, 4 ATP टोटल यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब 4 बना है और 2 हमारे पास कंज्यूम हो गए, तो नेट गेन हमारे पास कितना हो गया, 2 ATP और 2 NADH2 का नेट गेन हो गया। अब चलो अब यहाँ पे हमारे पास में ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस का एक पाथवे दिया गया है। आपको पहले तो ये पूरा का पूरा पाथवे याद रखना है, 10 का 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस का याद रखना है, बिना 10 स्टेप पे आपका काम नहीं बनेगा। अब देखो ये है आपका फर्स्ट स्टेप, एटीपी जब एरो ऐसे लगा रहे मतलब एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो पहला एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हुआ, दूसरा एटीपी थर्ड स्टेप पे कंज्यूम हुआ, तो कंज्यूम हुआ 2, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 7th स्टेज पे एटीपी बन रहा है, और देखो 2 मॉलिक्यूल से 2 बन रहा है, तो यहाँ पे एक एटीपी दिख रहा है, इसको भी 2 से मॉलिक्यूल मतलब गुना करेंगे तो 2 एटीपी यहाँ बना, और लास्ट स्टेप में फिर से यहाँ पे 2 एटीपी बना, तो हमारे पास में टोटल एटीपी बने कितने, 4, कंज्यूम कितने हो गए, 2। और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोबेबली नीट में अब अगर एटीपी वाला ना आकर के ये वाला सवाल अब आने का चांस होता है कि किस जगह पे हमारा फाइनली NADH2 बन रहा है, तो NADH2 आपका इस जगह पे बनेगा जब ग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, 3 स्टेप, 1 नंबर, 3 नंबर और ये लास्ट नंबर इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे स्टेप्स आपके रिवर्सिबल होते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा स्टेप याद रखना है, और फाइनली इसका कंक्लूजन याद रखना है। जब भी कोई न्यूमेरिकल सवाल बनेगा तो सपोज
अभी हमने आपको दिखाया था ये वाला, यहाँ से बोल दिया जाए तो जिस जगह से बोला जाए उसके बाद का कैलकुलेशन लेंगे, पहले का कैलकुलेशन नहीं लेना है। तो कैलकुलेशन अलग आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे हमने ग्लाइकोलाइसिस से बना लिया पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बना है? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना है। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसके 2 फेट हो सकते हैं। ये जो पायरुविक एसिड है या तो इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, O2 नहीं मिला तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि एनएरोबिक रिएक्शन, पहला केस मान के ये चल रहे हैं कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे? एनएरोबिक कंडीशन। तो एनएरोबिक में क्या क्या होता है? 3 चीज होता है। एक लैक्टिक एसिड बनता है, इसमें याद क्या रखना, ये भी C3H6O3 वाला होता है, यानी सिंपली याद रखना 3 का 3 कार्बन रह ही जाता है, कोई CO2 रिलीज नहीं होता है। यहाँ पे इथेनॉल बनता है C2H5OH प्लस यहाँ पे CO2 रिलीज आउट होता है। ये ईस्ट के केस में होता है, ये ह्यूमंस के लैक्टिक एसिड की बात करें तो हमारे मसल्स में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको O2 मिल गया तो फाइनली ये कहाँ पे चले जाएंगे? एरोबिक रिएक्शन में चले जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम इन्हीं को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने देखा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जब भी हम ये चीज याद रखेंगे, आपको सवाल में बोलेगा कंप्लीट है कि नहीं है, बस आपसे पूछेगा, बोल देगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर कंप्लीट बोला तो अंडरस्टूड मानना है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, और इनकम्प्लीट बोला तो किसकी बात होगी? एनारोबिक। किसमें देखने को मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो आपको याद होना चाहिए किसके बारे में कहा जा रहा है? ईस्ट के बारे में, जो कि कैसा है? फंजाई में आता है और ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट भी है, तो इसीलिए ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट लिखा है। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे। ये जो और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम दूसरा नाम देते हैं फर्मेंटेशन। ये 2 तरह से होगा, एक केस में अल्कोहल बनेगा और दूसरे केस में लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब अल्कोहल जब बनता है तो कैसे बनता है? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इथेनॉल क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड है और साथ में कितना CO2 निकल जाएगा? 2 CO2 निकलेगा। तो जब भी अल्कोहल बनेगा तो कितना CO2 निकलेगा? 2 CO2 निकलेगा। ये सवाल पूछता है आपसे कि कौन सा टाइप का ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें CO2 रिलीज होता है या किसमें नहीं होता है? तो किसमें होता है? अल्कोहल वाले में होगा। और आपको एंजाइम का नाम याद रखना, पायरुवेट एसिड डिकार्बोक्सिलेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और ये कब होता है? ईस्ट के केस में। इसी को इसलिए हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, या इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सैकेरोमाइसिस क्रेवाइसिए, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। दूसरा सवाल, इसके थ्रू हम मैक्सिमम अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना % तक गेन कर सकते हैं? मैक्सिमम 7% तक गेन कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 7% तक। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्यों? अब आपको फिर यहाँ का ऐसा क्या 13% फिर क्यों लिखा है? इसका मतलब क्या है? ये 13% में आपको कहा जा रहा है ये जो ईस्ट है, जब ये कंसंट्रेशन 13 तक जाता है ये खुद ही मर जाता है। तो लेकिन हम लोग जनरली कितना % तक एनएरोबिक में जनरली अटेन करते हैं? 7% ही अटेन करते हैं। तो 13 तक जाता नहीं है। 13 के बाद 13 पे पहुंचते ही क्या हो जाता है? अपने आप को डेथ कर लेता है। चलो नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ये कराने के लिए बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, जबकि इथेनॉल वाले में कौन इन्वॉल्व था? फंजाई इन्वॉल्व था, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज था, ठीक है। और ये कभी कभी इसका कंडीशन क्या है? होने के लिए ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए? इनएडिक्वेट या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तब। ह्यूमन के मसल सेल में भी यहाँ पे आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखो इसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं? लेस देन 7%। यहाँ आपसे गलती पूछेगा। और दूसरा, ये कैसा होता है? हजार्डस होता है। और तीसरा चीज जो आपसे पूछता है, कैसा भी टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन हो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, उसमें नेट गेन एटीपी का मैक्सिमम कितना हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 2 ATP। आपके मन में आएगा सर 2 NADH2 भी तो था, उसको हम 8 लिख सकते हैं या नहीं? NADH2 टूटता है ATS में, ATS नहीं होता है एनारोबिक में। इसीलिए ये चीज आपको क्या याद रखना है? एरोबिक रिएक्शन में कितना मतलब ATP हम लोग मैक्सिमम गेन कर सकते हैं? 2। आप मुझे अब जल्दी से आंसर लिख के बताओ, एरोबिक और एनारोबिक के कंपैरिजन में एनारोबिक में कितना टाइम्स कम हो रहा है? ये तुम लोग लिखोगे, ठीक है। और कितना % एनर्जी कम रिलीज हो रहा है?
इसको निकाल लो। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन आपको ना लिख के दे, सिर्फ वर्ड लिख दे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो भी आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। और इसके लिए हर हाल में क्या जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया होना। तो क्या प्रोकैरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ जल्दी बोलो। नहीं होगा। मीजोजोम का नाम सुने हो ना, मीजोजोम को क्या कहा जाता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो होते हैं, ऐसा नहीं कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, जो कि आपका मीजोजोम था, नीट 25 का भी सवाल। यानी एरोबिक में अगर हम यूकैरियोट की बात करें, उसमें कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपके पायरुविक एसिड जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे, फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एरोबिक रिएक्शन का प्रोसेस, और जिसका फर्स्ट स्टेप हम नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है। तो ये हमारे जो पायरुविक एसिड थे, 3 कार्बन का कंपाउंड, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स 2 थे, 2 पायरुविक एसिड। अब ये टहलते हुए पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। किसमें पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर वो आगे चल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एटीपी बनाएगा। ये आपको रफ व्यू बताया गया है। अब आइए हम एक एक करके स्टेप्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलो, तो सबसे पहले हमारे पास में एक स्टेप होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, अब हम इसको नाम देते हैं लिंक रिएक्शन। क्या नाम देंगे, लिंक रिएक्शन। जहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पायरुविक एसिड हैं उसमें कोएंजाइम ए जुड़ जाएगा और ये बन जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये याद रखना बहुत जरूरी है। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। ये कितने कार्बन के थे, 3 कार्बन के। कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 गुना 3 6, यहाँ पे कितना हो गया, 2 गुना 2 4। तो कितने CO2 रिलीज हुए होंगे, 2 CO2 रिलीज हुए होंगे। और साथ में कितने NADH2 बने होंगे, 2 NADH2 बने होंगे। तो यानी 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक बना, और 2 पायरुविक से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, और 2 CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल पूछा जाता है, कौन सा आयंस की आवश्यकता है और कौन सा एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, या कभी कभी यहाँ पे PDC भी लिखा रहता है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको इसी पूरे के पूरे स्टेप को हम नाम देते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना। क्यों, क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करता है क्रेब्स साइकिल से, इसीलिए इसका नाम है लिंक रिएक्शन। तो आइए इसमें से सवाल क्या क्या पूछता है। इसके लिए हमारे कोएंजाइम की जरूरत है, और साथ साथ में इस जगह पे ऑक्सीडेशन यानी NADH2 भी बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, CO2 भी रिलीज हो रहा है। तो लिंक रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंटली दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। लिंक रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब आगे ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कनेक्ट करेगा आपके TCA यानी सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल को। तो आइए जानते हैं हम क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में आपको क्या याद रखना है, तो आइए देखते हैं। क्रेब्स साइकिल का डिस्कवर किया गया था हेंस क्रेब के द्वारा, इसीलिए इसका नाम है क्रेब, हेंस क्रेब के नाम पे रखा गया है क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल में दूसरा चीज आपको क्या याद रखना, साइट की अगर हम बात करें तो साइट क्या होता है बताओ, हाँ जल्दी बोलो। साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या है साइट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब यहाँ से आपकी NCERT का ये वाला जो क्रेब साइकिल दिया गया है, NCERT का दिया गया है। तो देखो सवाल आपसे पूछेगा, नीट वाला पूछा हुआ भी है PYQs में, तो आपका बन तो जाएगा इस साइकिल से सवाल, लेकिन बहुत सही सवाल आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो हमने साइकिल आपको बताया है वो याद रखना है। ये वाला जो निमोनिक्स भी था, चंदन और ईसा सक्सेना की शादी शायद फैब में हो। तो यानी सबसे पहले यहाँ क्या था, सिट्रिक एसिड, और क्या था एक्सिस एकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड, फिर चंदन और ईसा सक्सेना की शादी, फिर सक्सेनिक एसिड, फिर यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सेनिक एसिड शायद, और फ्यूमेरिक एसिड, फिर मेलिक एसिड, फिर वापस से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये वाला साइकिल आपको याद रखना है। अब देखो इसमें से सवाल कैसे पूछता है, ये चीज देखो। सबसे पहले एक बात तो समझ में आ गया कि आपको पूरा साइकिल वो वाला याद रखना है।
फिर भी अगर आपका काम बने तो ये याद रखेंगे सबसे पहले ये जो FeDH2 है किसके किसके बीच में बन रहा है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे सक्सेनिक और आपके मेलिक के बीच में तब तो ठीक है, और ना भी दिया रहे तो आपको फिर पूरा सीक्वेंस याद रखना है। दूसरा, ये कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स चलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम है, 2। यहाँ पे हमने 1 लिया है तो यहाँ 2 लेंगे तो 2 बार चलेगा। इस पूरे के पूरे एक बार में 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH बना, 1 FADH बना और 1 GTP बना। तो ये कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको सर्कल याद रखना है, चंदन और ईसा वाला, ठीक है। दूसरा, उसके बाद नेट रिजल्ट याद रखना कितना NADH, 1, 2, 3, और ये भी याद रखना कहाँ कहाँ पे NADH बन रहा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा FADH का पूछेगा क्योंकि ये इकलौता है ना। तो FADH कहाँ पे बन रहा है, या तो GTP का पूछ दे किस जगह पे बन रहा है, तो ये लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे सबसे पहला, अब देखो मान लो हम पूछेंगे सर क्या एंजाइम हमको याद रखने का जरूरत है। देखो एंजाइम रखने का जरूरत आपको नहीं है, फिर भी अगर कभी एंजाइम का नाम पूछ दे तो याद कैसे रखना है। अगर कभी तुक्का मारना हुआ या कोई ऐसा एंजाइम दे दे तो हमको कैसे याद है। देखो जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है एंजाइम का नाम वही होगा। जैसे सिट्रिक एसिड बन रहा है तो यहाँ पे कोई एंजाइम होगा जिसका नाम होगा सिट्रेट। अब आइसोसिट्रिक बन रहा है तो उसका नाम हो जाएगा आइसोसिट्रेट। या यहाँ पे सक्सेनिक एसिड बन रहा है तो पक्का यहाँ पे एंजाइम आपको जो अगर तुक्का मारना होगा तो कुछ ना कुछ सक्सिनेट टाइप का लिखा रहेगा। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है अगला वाला, यहाँ पे एंजाइम वो वाला यूज है, इसके बाद नहीं, इसके पहले, प्रोडक्ट से पहले ये आपका बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या क्या सवाल पूछ सकता है कि ये पूरे प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप में जो आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट कर रहा है वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। और पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कितने कार्बन का बना, 6 कार्बन का बना है। तो क्या हम इसको एक और नाम कह सकते हैं, C6 साइकिल भी इसको कहा जाता है। इन हायर क्लासेस में इसको हम C6 साइकिल भी कह सकते हैं, लेकिन कहना जरूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको इतनी सी बात याद रखनी है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एक में हमारे पास 3 NADH, 1 FADH और 1 GTP यूज हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कितनी बार चलने वाले हैं, 2 बार चलने वाला है। तो देखो 1 NADH से हम कितना ATP निकाल सकते हैं, 3 ATP। 1 FADH से 2 ATP, 1 GTP 1 ATP के बराबर होता है। तो यानी 3 है तो 3 3 9, 2 1, यानी हमारे पास में एक बार साइकिल चलेगा तो कितनी ATP हम गेन कर सकते हैं, 12 ATP। तो 2 बार चलता होगा तो कितनी बार आता होगा, 24 ATP। तो यहाँ से हम 24 गेन कर सकते हैं। लिंक रिएक्शन से 2 NADH बन रहा था तो वहाँ पे 2 NADH मतलब 6, 24 6 30। और जबकि अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो वहाँ पे क्या था, 2 ATP 2 NADH, तो 2 NADH से 6 ATP, 2 ATP डायरेक्टली 8। तो इस तरह से हमारे पास 38 ATP आता है, जो कि आगे हम लोग करने वाले हैं। चलो तो देखो यहाँ पे एंजाइम के नाम लिखा हुआ, सिट्रेट एंजाइम की जरूरत पड़ेगी आइसोसिट्रिक बनाने में। फिर देखो आपको ये चीज भी याद रखना है किस जगह पे CO2 रिलीज हो रहा है। चलो ये भी आपको याद रखना है और उसको बारे में बताएं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या रखना है, देखो 5 कार्बन का कंपाउंड है और दूसरे जो बन रहा है वो 4 कार्बन का। 5 से 4 एक ही ऑप्शन होगा जब CO2 निकलेगा, यानी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमारे पास में 5 से 4 बना तो 1 CO2 निकला। अब देखो ये 6 कार्बन का था, ये 5 बना, तो 6 से 5 बनने का एक ही ऑप्शन है और वो क्या है, CO2। यानी एक साइकिल में कितनी CO2 निकली, 2 CO2 निकली। कितनी NADH बनी, 3 NADH। कितनी FADH, 1 FADH। कितनी GTP, तो 1 GTP हमारे पास में यहाँ पे बनता है। तो इस साइकिल से कुछ ऐसा सवाल बनता है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा पूरा साइकिल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ से आपको एक बार देख लेना है, फाइनली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बार बार वही स्टेप्स को बताया गया है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे 3 जगह पे NADH2 बना, 1 पॉइंट पे FADH2 बना है और 1 पॉइंट पे GTP बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला TCA वाला पार्ट समाप्त होता है। आप जल्दी से देखो, कुछ डाउट हो तो बताओ। चलो
अब यहाँ से हमारे पास में जो हमने एक तरह का पूरा साइकिल बताया था, यही साइकिल की बात हो रही थी। इसको भी आप चाहे तो याद रखें, ना भी याद रखें चलेगा, लेकिन देखो ये था हमारा ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बनता है। दो अभी नहीं लिख रहे हैं तो हर चीज में 2 मल्टीप्लाई करते चलेंगे। यहाँ से पायरुविक एसिड टूट गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का था, पायरुविक एसिड 3 कार्बन के थे, यहाँ पे क्या होगा, एक CO2 निकला। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन वाले में जुड़ गया 2 कार्बन, तो ये बन गया आपका पहला 6 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, वाटर कहाँ रिलीज हो रहा है, कहाँ ऐड हो रहा है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बस याद क्या रखना है, किस जगह पे CO2 निकल रहा है। देखो आप NCERT का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर दिया गया है, तो आपको लगेगा यहीं से यहाँ पे रिलीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो CO2 रिलीज हो रहा है वो आइसोसिट्रिक एसिड निकाल रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक पे। ठीक है, फिर यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड वापस से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, ये 4 कार्बन वाला है, ये 5 कार्बन वाला है, तो 2 CO2 लगातार निकल रहा है। तो CO2 के निकलने को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये चंदन और ईसा की शादी, उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, शायद फैब में हो। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लोग को कुल इसमें रिजल्ट के तौर पे क्या याद रखना है, रिजल्ट के तौर पे नंबर ऑफ TCA कितनी बार चलेगा एक ग्लूकोज के लिए, कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। एक TCA से रिजल्ट कितनी NADH2 का बना है हमारे पास, 3 NADH2, और FADH2 कितना, 1 FADH2 और 1 GTP। ठीक है, और साथ में 2 CO2 रिलीज आउट हुआ है, तो ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इससे बहुत अच्छा खासा सवाल बनने के चांसेस होते हैं। और सबसे पहले तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो कॉम्प्लेक्स का नंबर याद रख लीजिए। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 5। यानी अगर हम लोग बात करें अरेंजमेंट की तो 1 के बाद 3 काम करेगा, फिर 2, फिर 4, फिर 5। तो ये अरेंजमेंट फंक्शंस के बेसिस पे याद रखना है। दूसरा, इसके पूरे के पूरे जो हमारे इवेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हो रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो सारे के सारे एंजाइम्स भी कहाँ होना चाहिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही। लेकिन एक एंजाइम है जो एक्सेप्शन है, जिसका क्या नाम है, SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको याद रखना है, ये आपके इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस की तरफ पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम क्या है ये भी याद रखना, इसमें है क्या ये भी याद रखना। 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, 1 का क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। 2 का नाम है साइटोक्रोम BC, फिर है साइटोक्रोम, 4 का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब इसका BC का ही दूसरा नाम होता है साइटोक्रोम रिडक्टेज। तो ये भी याद रखेंगे, ये आपको उल्टा, पहले साइटोक्रोम रिडक्टेज, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और 5वां वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग ATP कॉम्प्लेक्स यानी ATP सिंथेटेज कहते हैं। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछे, सपोज हो सकता है यहाँ पे डैश दे दे, ठीक है, आपसे पूछे यहाँ पे क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, FMN के बाद FES है। फिर हो सकता है यहाँ पे डैश दे दे, कितने प्रोटॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, तो 4 4 2 हो सकता है आपसे लिख के दे देगा A और B दोनों सेम है और उस सेम का वैल्यू बताओ क्या है। या आपको देखो यहाँ पे FES है और फिर यहाँ पे भी FES है, तो हो सकता है आपको ये दोनों लिख दे, पूछे इस ये क्या है, या यहाँ पे भी FES है तो एक ही डैश दे दे, पूछे कि ये तीनों है क्या। तो पूरा कॉम्प्लेक्स याद रखना है। NADH डिहाइड्रोजिनेज में FMN FES, इसमें साइटोक्रोम B FES C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C से CuA कॉपर A, साइटोक्रोम A1 CuB, और यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है, O2। तो O2 के बारे में कहा जाता है फाइनली इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है। कौन से कॉम्प्लेक्स में बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का क्या काम है, वही जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू समझाया गया था, हर 4 प्रोटॉन के ट्रांसफर पे एक ATP आपका बनेगा। तो आपको सबसे पहले अब नीट वाला टफ सवाल बनाएगा, तो पहले तो ये भी ध्यान रख लो, ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, इधर मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ABC दे करके ये भी आपसे गलती करा सकता है, पूछ देगा क्या है। फिर
इसके अंदर क्या है ये एकदम याद रखो। हमको ऐसा लगता है कि नीट 26 में इसमें से कुछ ना कुछ सवाल दे देगा। तो बाकी यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ भी अलग से याद नहीं रखना। नाम याद रखना, 1 का नाम डिहाइड्रोजिनेज, 2 का नाम साइटोक्रोम रिडक्टेज, 4 का नाम ऑक्सीडेज और 5 का नाम एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ETC क्या होता है? ETC ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि हम NADH2 या FADH2 जो हमारे पास था उनसे ATP कैसे बनाते हैं, इसी बनाने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, यानी इसी प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले NADH2 जो कि फोटोसिंथेसिस में आपको ध्यान हो NADH2 ने ही इलेक्ट्रॉन लिया था वाटर का। यहाँ पे क्या हो रहा है, NADH2 से ही इलेक्ट्रॉन को छीना जा रहा है और फाइनली दिया जा रहा है वाटर को। तो फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल रिवर्स हो गया। फोटोसिंथेसिस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADH2 था, तो यहाँ इनिशियल हो गया। वहाँ पे इनिशियल वाटर था, यहाँ पे वाटर फाइनल हो गया। तो फाइनली यहाँ से निकल के यहाँ तक आएगा। सीक्वेंस आपको याद रखना है किस तरह से आ रहा है, सीक्वेंस आपसे पूछेगा, बार बार हम आपको बता रहे हैं तो याद रखना है। उसके बाद जिस तरह पे वहाँ पे प्लास्टोक्विनोन था, PQ जो कि प्रोटॉन कैरियर होता था, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे होते हैं UQ, जिसको हम नाम देते हैं यूबिक्विनोन। क्या नाम देते हैं? यूबिक्विनोन। ये भी हमारा प्रोटॉन कैरियर होता है, बेसिकली प्रोटॉन कैरियर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को भी कैरी करता है। तो ये बिल्कुल किसके एनालॉगस है? तो आपके प्लास्टोक्विनोन के एनालॉगस है। तो देखो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाम में डिहाइड्रोजिनेज FADH2, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है, 3 का नाम साइटोक्रोम BC या साइटोक्रोम रिडक्टेज कहते हैं इसको, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या ATP सिंथेटेज इसको कहा जाता है। एक NADH2 से कितना ATP बनेगा? 3, एक FADH2 से 2 ATP, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास में दिया गया वर्किंग के बेसिस पे देखो, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 2 यहाँ पे काम करता है, लेकिन वो भी बीच में बिल्कुल कोई काम इसका है नहीं है सच, ठीक है। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है आपका? ऑक्सीजन है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? तो वाटर बनता है। कौन से कॉम्प्लेक्स पे बनता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे एक लाइन है जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल में पूछता है, ये देखो, कहा जा रहा है रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। कब लिमिटेड है? टर्मिनल स्टेज, किसमें? ETS में, पूरे आपके रेस्पिरेशन में नहीं। जबकि येट ऑक्सीजन इज वाइटल, वाइटल का मतलब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रोसेस को चलाता है, ड्राइव करता है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। और ऑक्सीजन यही इसके तरह एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से AR को लेकर के सवाल आपको अच्छा खासा बनता है। और NADH2 से ATP निकालना या FADH2 से ATP निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, ये आपसे क्या क्या सवाल पूछेगा। फिर से ये बात, इस चैनल वाले को नॉट कहते हैं, हेड को F1 कहते हैं। कन्फर्मेशनल चेंज हेड में होता है और हर 4 प्रोटॉन के ट्रांसफर पे 1 ATP बनता है। ये जो हेड आपका टेल वाला है, ये मेम्ब्रेन से एम्बेडेड होते हैं, ये बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आपको F1, हेड का नाम 1 है, टेल का नाम हेड का नाम F1 है और टेल का नाम यानी चैनल का नाम आपका F0 होता है। तो जो 0 जैसा दिख रहा है वो 1 है, जो 1 जैसा दिख रहा है वो 0 है। यहाँ पे ये आपको बेसिकली याद रखना है। चलो यहाँ पे NCERT में करेक्ट करके सही कर दिया गया है। हर कितने प्रोटॉन के ट्रांसफर पे 2 ATP मतलब 1 ATP बनेगा? 4 प्रोटॉन के ट्रांसफर पे। जबकि पुरानी NCERT में आपके 2 प्रोटॉन पे लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान से करेक्ट कर लेनी है अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किस तरह से हो रहा है। बाकी जरूरत कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो अब यहाँ से हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो देखो जैसे हम लोग दुकान में या कुछ भी करते हैं, दिन भर क्या किया उसका बैलेंस शीट निकालते हैं कि यहाँ से इतना पैसा है, यहाँ से इतना पैसा है, ओवरऑल यहाँ खर्चा इतना हो, यहाँ इतना बच गया। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो आइए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। क्या इंक्लूड होता है? ऑल पाथवे, जो कि एक साथ काम करेगा या नहीं काम करेगा, ठीक है। और कौन कौन सा सबस्ट्रेट यूज हुआ है, ATP कहाँ यूज हुआ है, किस तरह से होगा नहीं होगा आगे, उसी को हम लोग इसमें आगे देखेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में फाइनली हमने क्या देखा?
ग्लाइकोलाइसिस के जरिए 2 ATP डायरेक्ट बना, 2 मॉलिक्यूल NADH2 बना। ग्लाइकोलाइसिस चलेगा कितनी बार? एक बार। तो देखो 2 ATP यानी 2 ATP, 2 NADH2 यानी 6 ATP। अब देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ 2 NADH2 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि 2 पायरुविक एसिड, यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बदलते हैं तो 2 NADH, तो यहाँ पे कितना ATP निकलेगा? 6। अब देखो यहाँ पे एक TCA से 3 निकलता था, तो 2 से 6 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 1 FADH तो 2 से 2, 1 से 1 GTP तो 2 से 2, यानी 6 से 18 ATP, 2 से 4 ATP, और आप ओवरऑल जब सबको काउंट करेंगे तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा? 38 ATP। चलो, कुछ जगह पे आपके पास में लिखे होते हैं 36 ATP भी होता है। तो देखो 36 ATP कहाँ होता है? 2 टाइप का हमारे पास सटल सिस्टम होता है, GPS और MAS। GPS यानी ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम में जब हम देखो समझो 2 NADH2 जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे साइटोप्लाज्म में थे उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक लाने में 2 ATP का खर्चा हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे 2 ATP आपको देखने को मिलता है। ये हम लोग हर जगह पे देखने को नहीं मिलता, अक्सर 38 ATP होता है। कुछ स्पेशल सिस्टम में जहाँ पे GPS चलता है उस जगह पे खाली 2 ATP खर्च हो जाता है। तो यानी सवाल में जब आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दे दे इन GPS कितनी ATP का नेट गेन है, तब आपको 38 की जगह 36 बोलना है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिंपली लिखा है कंप्लीट ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, तो आपको आंसर कितना बोलना है? 38 बोलना है। चलिए, अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात करें तो फर्मेंटेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में आधा यानी इनकम्प्लीट टूटेगा, इनमें कंप्लीट टूटेगा। नेट गेन सिर्फ 2 ATP का, यहाँ पे 36 या 38 ATP का नेट गेन होता है, ठीक है। यहाँ पे NADH2 स्लोली, यहाँ पे बहुत तेजी से आपको चेंज होगा। फिर अब हमारे पास में नेक्स्ट है एक नेक्स्ट एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो एम्फीबॉलिक पाथवे की अगर हम लोग बात करें तो एम्फीबॉलिक पाथवे में डायरेक्टली आपसे क्या सवाल पूछता है, आओ देखते हैं। एम्फीबॉलिक पाथवे में हमको क्या जानना है? जनरली हमारे पास 3 तरह के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, जनरली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। अभी जो भी हमने पूरा का पूरा पाथवे पढ़ा है वो सब के सब ये मान के चल के हमने पढ़ा है ग्लूकोज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज टूटता है कुछ इस तरह से, हमने ये पूरा पढ़ा है। लेकिन इस पाथवे के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा है कि क्या होगा अगर फैट टूटेगा या क्या होगा अगर प्रोटीन्स टूटेंगे। तो याद रखेंगे, अगर फैट टूटता है तो फैट्स टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है ये हमारे किस जगह पे जाके ज्वाइन करता है, ये याद रखना है। अगर फैटी एसिड टूटता है तो ये सीधा का सीधा इस साइकिल को एसिटाइल कोएंजाइम ए में जोड़ता है, लेकिन अगर प्रोटीन्स टूटते हैं तो अमीनो एसिड या कीटो एसिड बनते हैं, ये कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पे भी जुड़ सकता है। तो प्रोटीन वाला जो मैकेनिज्म है वो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखना है अगर फैट टूटा और फैटी एसिड आएगा तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जुड़ेगा। लेकिन अगर ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल आपके डाइहैप वाले स्टेज पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये वाला पॉइंट याद रखना है, फैटी एसिड किस जगह पे साइकिल को डायरेक्टली ज्वाइन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को। अब इस पूरे के पूरे साइकिल में आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा कॉमन पाथवे है जिस पाथवे से यानी जिसके थ्रू हर एक टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गुजरेगा, तो क्या आप आंसर कहेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम मिनिमम या लोवेस्ट स्टेज यही है जिसके थ्रू हर तरह के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गुजरेंगे, चाहे क्योंकि फैटी एसिड यहीं पे इसका फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब एम्फीबॉलिक क्यों बोला? अगर ये टूट रहा है तो ये वाला पाथवे अटेंड करेगा, और जुड़ेगा भी वापस बनने के लिए तो इसी पाथवे से ऐसे ही बनता है। इसीलिए एम्फी मीन्स दोनों, बॉलिक मतलब बनना या टूटना, दोनों एक ही तरीके से होता है, इसीलिए हम एम्फीबॉलिक। तो सवाल में आपसे पूछेगा मिनिमम कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस जगह पे तीनों तरह के रेस्पिरेटरी पॉइंट मिलते हैं, वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और दूसरा सवाल पूछता है फैटी एसिड कहाँ पे जुड़ता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए पे, या अमीनो एसिड्स या कीटो एसिड ये किसी भी जगह पे जुड़ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है।
तो कुछ भी आपको इसमें से ध्यान क्या रखना है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा फेवर्ड किया जाने वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। फैट्स के ब्रेकडाउन पे सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। प्रोटीन्स जो डिग्रेड होते हैं वो अमीनो एसिड्स में टूटते हैं और हर अमीनो एसिड्स फाइनली एंटर कर जाता है पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए पे पाथवे को ज्वाइन कर लेगा। अमीनो एसिड कीटो एसिड में बदलेंगे, कीटो एसिड या तो यहाँ पे जुड़ जाए, यहाँ पे जुड़ जाए, या यहाँ पे जुड़ जाए, कहीं पे भी ये जुड़ सकते हैं। चलो अब किसी चीज के बनने को एनाबॉलिज्म कहते हैं, टूटने को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और ये प्रोसेस दोनों पाथवे को समझाता है, इसीलिए इस पाथवे को हम लोग नाम देते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे सवाल में पूछता है RQ। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो भारी है वो ऊपर है, जो हल्का है वो नीचे है। मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में CO2 ऊपर रहेगा और O2 नीचे रहेगा। अब इसमें भी गलती क्या करेगा, इवॉल्व की जगह यहाँ कंज्यूम लिख देगा, यहाँ पे इवॉल्व लिख देगा, पहला गलती। और दूसरा सबसे कॉमन पॉइंट ये याद रखना है, फैट की वैल्यू लेस देन 1 यानी 0.7 और प्रोटीन की वैल्यू कितनी होती है 0.9। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये याद रखें कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है 1 होता है। क्या किसी का 1 से ज़्यादा भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। किसका हो सकता है? ऑर्गेनिक एसिड का। 1 से कम किसका होगा? फैट्स और प्रोटीन्स का। फैट्स का कितना 0.7, प्रोटीन्स का कितना 0.9। चलो उसके बाद ये वाला इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहाँ से आपसे ये नंबर को भी याद रखेंगे। O2 यूज कितना हो रहा है 145 और आपके CO2 रिलीज कितने हो रहे हैं 102। तो हो सकता है यहाँ डैश दे दे, यहाँ डैश दे दे, आपसे नंबर पूछ दे डायरेक्टली और इसका नाम पूछ दे। ये है आपका ट्राइपाल्मेटिन, यानी जो कि फैट है, वैल्यू भले 0.7 आ रहा है लेकिन ये नंबर अब आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का नंबर है, ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर को भी समाप्त कर दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।